हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। सो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे रोज़ BFUHS के रिलेटेड ही क्वेश्चंस मैं कराती हूँ और आपके उनके साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ ऑप्शंस की। सो अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ जाके देखेंगे, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। 410 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। आई थिंक ये 61st वीडियो है। सो लॉट्स ऑफ कंटेंट है आपके लिए BFUHS वालों। सो आप मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर विजिट करिए। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो कि मेरे रेगुलर वाले बच्चे हैं, रोज़ वीडियोस देखते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो उनके लिए ये वीडियोस कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल हो रही हैं, क्या उनको पसंद आ रही हैं। और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज लाइक्स बहुत कम करते हो आप, वीडियो देख के चले जाते हो। मैं इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लेके आती हूँ, आपको समझाती हूँ। सो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए, ऐसे ही MCQs के PDF चाहिए जिसमें आपको आंसर विद रैशनल भी प्रोवाइड करूँगी मैं, एंड साथ ही साथ आपको ऐसे ही MCQs जिसमें आपको आंसर विद रैशनल मिलेंगे, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो BFUHS के, उसके नोट्स मिलेंगे। एंड साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर BFUHS के पेपर मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही की पॉइंटर्स ओनली इन 249 रुपीज़, 249 में आप ये सब बाय कर सकते हैं। मेरे से कमेंट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से ये सब आप बाय कर सकते हैं और अपनी BFUHS की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि डायरेक्ट है। आपको एनक्लेक्स बेस्ड, सिनारियो बेस्ड, प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो MCQs के PDF प्रोवाइड करूंगी मैं। सो आप इसका फ़ायदा उठाइए और बाय कर सकते हैं कमेंट करके। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम 410 क्वेश्चन, जिस दैट इज़ 410 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो 4th 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड द नर्स टीच द क्लाइंट हु इज व्हील चेयर बाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रेशर अल्सर का रिस्क कम करना है किस पेशेंट के लिए जो कि व्हील चेयर पे है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नर्स टीच करेगी इस क्लाइंट को? बाथ डेली, ईट अ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, शिफ्ट योर वेट एवरी 15 मिनट्स, या फिर मूव फ्रॉम द बेड टू द व्हील चेयर एवरी 2 आवर्लीज। सो देखो, अगर कोई पेशेंट को प्रेशर अल्सर होता है, पहली बात तो प्रेशर अल्सर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा, अच्छे से करना। और जिन्होंने मेरे से नोट्स ले रखे हैं, फंडामेंटल के नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने प्रेशर अल्सर, उसको अच्छे से कर लेना। अब ये कर रहे हो आप MCQ। देखो, अगर किसी को प्रेशर अल्सर है तो उसका रिस्क कम करने के लिए आपको उस पेशेंट को टीच करना है कि तुम अपना जो वेट, योर वेट एवरी 15 मिनट्स। क्यों शिफ्ट योर वेट्स एवरी 15 मिनट्स? देखो, पहला तो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है, उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। इट मीन्स उसका जो वेट है वो उसकी इस्चियल स्पाइन, जो हमारा पेल्विस का एरिया होता है, उसमें जो इस्चियल स्पाइन बोन होती है, उस पर ज़्यादा वियर डाउन करता है, तो वहाँ पे उसको प्रेशर अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उसको हम कहेंगे जो अपना शिफ्ट है करता रहे अपना जो बॉडी वेट है 15 मिनट्स पे। अब हम उसको 2 आवर्ली क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि पेशेंट बाउंडेड है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए वो व्हील चेयर पे है, ठीक है। सो इसलिए उसको एक ही जगह पे ही उसको प्रेशर डलेगा। 2 आवर्ली हम अगर उसका, जब पेशेंट लाई डाउन करता है ना, जब वो लेटता है, तो जो उसका वेट है वो डिफरेंट जगह पे प्रेशर डालता है। बट जब वो कहीं पे बैठा है व्हील चेयर पे, तो एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर डलेगा, अगर आप लॉजिकली सोचें, ठीक है। इसलिए हम उसको शिफ्ट करने के लिए वेट करेंगे एवरी 15 मिनट्स। ऐसा क्वेश्चन ना आपकी दिमाग की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बताता है। देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता है ना पेशेंट लाई कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि तो एवरी 2 आवर्ली अपनी पोजीशन चेंज कर, क्योंकि जो वेट है वो ऑसिपुट एरिया पे, उसके शोल्डर ब्लेड्स पे, ठीक है, उसके हिप्स पे, उसकी जो नीज़ हैं वहाँ पे, हर जगह डिफरेंट पड़ता। पर यहाँ पे पेशेंट बैठा हुआ है, सो देयर इज़ अ मोर चांसेस कि उसको जल्दी प्रेशर अल्सर होगा, और 15 मिनट्स में फ्रीक्वेंटली हमें उसकी पोजीशन चेंज कराने के लिए टीच करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अ 15-month old child is admitted to the pediatric unit with the diagnosis of pneumonia, is placed in a mist tent, which is following ties would be appropriate for this चाइल्ड। सो एक चाइल्ड है 15 मंथ का, ठीक है, निमोनिया से डायग्नोज हुआ है और उसे मिस्ट टेंट में रखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा टॉय है जो है उसके लिए बिल्कुल
सही रहेगा, मतलब एप्रोप्रिएट रहेगा उस बच्चे के लिए। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। मिस्ट टेंट आपने अगर अपने हॉस्पिटल्स में देखे हो तो निमोनिया वाले पेशेंट को रखा जाता है, मिस्ट इन्फेंट को। उसमें क्या होता है, रिलीज़ की जाती है फाइन फॉग, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन सी फॉग जो कि कूल करती है सराउंडिंग एरिया को और उस पेशेंट को मच नीडेड जो है हीट रिलीफ कराती है, ठीक है। सो मिस्ट टेंट का भी याद रखना कि ये क्या होता है। उसके बाद कौन सा टॉय देंगे इस बच्चे को, 15 महीने का बच्चा है, 15 मंथ्स, अ पुल टॉय, स्टोर बुक्स या क्रेयॉन्स एंड पेपर या फिर प्लास्टिक बॉक्स। सो ऑब्वियसली हम उसको क्या देंगे, प्लास्टिक ब्लॉक्स देंगे। क्यों देंगे प्लास्टिक ब्लॉक्स, पहली बात तो प्लास्टिक ब्लॉक्स वो यूज़ करेगा, उसको हम दोबारा से धो के उसको वापस दे सकते हैं। क्रेयॉन्स एंड पेपर से तो उसको धो नहीं सकते, वो दोबारा से उसे यूज़ करेगा, इधर उधर बिगाड़ देगा सब और अपने नोज़ में भी डाल सकता है, 15 महीने का बच्चा है सारा। स्टोर बुक्स भी उसको कोई फ़ायदेमंद नहीं है और पुल टॉय भी उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। सो उसको हम क्या देंगे, प्लास्टिक ब्लॉक्स देंगे। Next, when teaching a group of parents about the potential for febrile seizures in children, which are the following facts should the nurse include? तो देखो अगर किसी पेरेंट्स को हम टीच कर रही है नर्स फिब्राइल सीजर्स के बारे में, उसके बच्चे को फिब्राइल सीजर्स के बारे में, पोटेंशियल फॉर फिब्राइल सीजर्स, तो कौन सा फैक्ट जो है वो नर्स इंक्लूड करेगी। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, द सीजर्स अक्कर एज अ फीवर राइज, चिल्ड्रन ओल्डर देन age 3 are most at risk, these seizures commonly occur after immunization administration। सो मैं आई थिंक फिब्राइल सीजर्स वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार करा चुकी हूँ। देखो जो फिब्राइल सीजर्स है लिख लेना, ये विद हाई फीवर आते हैं। पहले क्या होगा, बच्चे को हाई फीवर आएगा, फिर उसके बाद उसको सीजर आएगा, इसको बोलते हैं फिब्राइल सीजर। सो ऑप्शन कौन सा रहेगा सही, सेकेंड, द सीजर अक्कर एज अ फीवर राइज। सो जो पेशेंट सस्पेक्टेड होते हैं सीजर्स के, उनको क्या होता है, उन बच्चे को पहले फीवर होएगा, एकदम से तेज़ बुखार चढ़ेगा, उसके बाद उसको वो सीज़र आएगा। तो जब भी हम पेरेंट्स को टीच करेंगे, उनको बताएंगे कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे बच्चे को फीवर राइज हो रहा है तो बी प्रिपेयर, उसको सीज़र आने वाला है। सो ये पोटेंशियल जो है, ये फैक्ट जो है हम पेरेंट्स को टीच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम एक्सपीरियंस्ड बाय अ चाइल्ड विथ suspected appendicitis should the nurse correctly judge to be unrelated to the transient सिम्टोमेटिक इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्यूट एब्डोमिनल पेन। सो देखो ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपको एक बार बता देती हूँ मैं आपको, ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपको उन पीडीएफ्स में मिलेंगे। उन एमसीक्यूज़ में आपको आंसर विद रैशनल भी मिलेगा, साथ ही में आपको मिलेंगे गोल्डन की पॉइंटर्स एंड साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के बीएफयूएचएस के पेपर जो कि साइट पे अपलोड हुए थे, और साथ में उनके अलग से पीडीएफ भी बना रखे हैं, वो भी मिलेंगे विद आंसर की, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जो कि बीएफयूएचएस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्लोस्टमी हो गया, बर्न हो गया, जो क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, उनके नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको इनके साथ ही आपको एक और चीज़ मिलने वाली है ओनली ऑन द 249 वाले पैक में, तो आप में इसे बाय कर सकते हैं कमेंट करके, मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक लेके वहाँ से आके आप मेरे को बाय कर सकते हैं मेरे से, एंड उसको फोटो स्टेट करवा लीजिए। अपने बीएफयूएचएस की तैयारी ज़ोरों पे रखिए क्योंकि पेपर सितंबर के एंड में है, तो आपको टाइम मिल रहा है तो बेसिक क्लियर करिए, ठीक है। सो 249 में बाय कर सकते हैं कमेंट करके, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है पिन भी कर दूंगी। सो क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे कौन सा फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम एक्सपीरियंस करेगा चाइल्ड जो कि सस्पेक्टेड है अपेंडिसाइटिस से, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, जो कि नर्स करेक्टली जज करेगी, और वो साइन एंड सिम्टम जो होगा अनरिलेटेड होगा। अनरिलेटेड किससे होगा, ट्रांजिशंट सिंपैथेटिक इफेक्ट से, उसका सिंपैथेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, कॉज्ड बाय एक्यूट एब्डोमिनल पेन। सो देखो ऑप्शंस क्या हैं, टैकीकार्डिया, चिल्स, रैपिड ब्रीदिंग, डायलेटेड प्यूपिल। अगर आप इसमें देख रहे हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब मैंने आपको कराया था उसमें एक जो उसके साइंस होते हैं, एक तो होता है टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, रैपिड ब्रीदिंग भी देखा जाता है उसमें, डायलेटेड प्यूपिल। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनरिलेटेड है, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, चिल्स। बट अगर आप इसको दूसरी साइड से देखो, अपेंडिसाइटिस हुआ है पेशेंट को, उसको फीवर होगा इन्फेक्शन के साथ, और फीवर से क्या होगा, उसको चिल्स, ऐसे भी आप इस ऑप्शन को ठीक कर सकते थे। क्वेश्चन इज, उन्होंने बस कॉम्प्लिकेटेड किया है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि अपेंडिसाइटिस है तो चिल होगा, बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम से वो अनरिलेटेड है, और सिंपैथेटिक सिस्टम 1, 3 और 4 जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड है, तो ये तो उन्होंने पहले ही बोल दिया अनरिलेटेड है। सो हम किसको टिक करेंगे, चिल्स। तो क्वेश्चन को ऐसे ही आपको दिमाग लगा के टिक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
नेक्स्ट है व्हेन असेसिंग अ डार्क स्किन क्लाइंट फॉर साइनोसिस द नर्स शुड एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन BFHS में देखा गया है कि जब किसी का डार्क स्किन कलर होता है और उसमें हमने साइनोसिस देखना होता है तो नर्स कैसे एग्जामिन करती है। क्लाइंट का रेटिना देखती है, क्लाइंट के नेल बड्स देखती है, क्लाइंट्स का ओरल म्यूकोसा मुकस मेम्ब्रेन देखती है, या इनर एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट रिस्ट। तो नर्स क्या देखती है, उसके ओरल म्यूकोसा देखती है। ऐसा क्यों? देखो पहले तो नेल्स बट देखोगे तो उससे पता नहीं चलेगा बिकॉज कलर कौन सा है, डार्क स्किन कलर्ड है। इनर एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट्स रिस्ट भी डार्क कलर की होगी, उसमें नहीं दिखेगा। रेटिना भी पे भी नहीं दिखेगा। उसका जो ओरल म्यूकोसा होगा, अंदर का जो माउथ का ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, उसमें से पता चल जाएगा कि उसको साइनोसिस, वो वहाँ पे ब्लू कलर की डिस्कलरेशन देखने को मिलती है उस पेशेंट में। सो नर्स कैसे चेक करेगी? ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेमोस्ट्रेट द करेक्ट टेक्निक फॉर अप्लाइंग एन इलास्टिक बैंडेज टू द लेग। इसमें से कौन सी करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है जब हम किसी को इलास्टिक बैंडेज कर रहे होते हैं लेग पे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मैं थोड़ा इधर को कर रही हूँ ताकि आपको ऑप्शंस अच्छे से दिखे। सो ऑप्शंस है, इंक्रीज टेंशन विद ईच सक्सेसिव टर्न टू द बैंडेज, स्टार्ट एट द डिस्टल एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटी एंड मूव टुवर्ड द ट्रंक, सिक्योर द बैंडेज विद क्लिप ओवर द एरिया ऑफ इनर थाई, ओवरलैप ईच लेयर ट्वाइस विद द रैपिंग। सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। जब हम किसी को इलास्टिक बैंडेज लगा रहे हैं उसकी लेग पे करेक्ट टेक्निक क्या रहेगी इन चारों में से। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी करेक्ट टेक्निक है। एक बार देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। आई होप कि आपको ये पता हो। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। A nulliparous client says that she and her husband plans to use a diaphragm with spermicide to prevent conception. Which of the following should the nurse include as the action of spermicides when teaching the client? सो एक नल्ली पैरिस क्लाइंट है, उसने कहा कि उसके और उसके हस्बैंड ने डायफ्राग्राम यूज़ किया है विद स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं? डायफ्राग्राम तो आपको पता है कॉन्ट्रासेप्शन है एक, और स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को मतलब जैसे ही वो एंटर करते हैं उनको मार देते हैं। दे आर मतलब उनको इन्फेक्ट, स्पर्मिसाइड्स मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, तो कि उनको प्रिवेंट करने के लिए कंसेप्शन ना हो। सो नर्स क्या इंक्लूड करेगी कि एक्शन क्या होता है स्पर्मिसाइड्स का जब क्लाइंट को टीचिंग करेगी? destruction of spermatozoa before they enter the cervix, prevention of spermatozoa from entering the uterus, the change in vaginal pH from acidic to alkaline, slowing for the movement of a migrating spermatozoa. So इनका क्या एक्शन होता है? जब तक ये सर्विक्स के अंदर एंटर ही नहीं होते इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। स्पर्म्स को ऐसे होते हैं ना बैक्टीरियोसाइड्स मतलब बैक्टीरिया को किल करना। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं स्पर्म्स की बिफोर वो सर्विक्स के एंटर करे, उससे पहले ही ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। सो ये वो उनको इंक्लूड करेगी जब उनको इस चीज़ के बारे में बताएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन केयर इंस्ट्रक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट द क्लाइंट फॉर रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी। अगर कोई पेशेंट रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो ऐसी कौन सी स्किन केयर इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉलो करनी पड़ेगी क्लाइंट को, जो कि अप्रोप्रिएट है? अवॉइड शेविंग विद द स्ट्रेट एज रेजर, क्लीन द स्किन डेली विद एंटीबैक्टीरियल सोप, अप्लाई मॉइस्चराइजिंग लोशन बिफोर एंड आफ्टर ईच ट्रीटमेंट, कीप द रेडिएंट एरिया कवर्ड विद द स्टेराइल गॉज ड्रेसिंग। सो हम उसे क्या कहेंगे कि स्ट्रेट एज रेजर से कभी भी शेव नहीं करनी, ठीक है, स्ट्रेट एज रेजर से कभी भी शेव नहीं करनी उस एरिया की जहाँ से रेडिएशन थेरेपीज रिसीव हो रही हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या हो सकता है, सेल्स की जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उनकी डिस्ट्रक्शन, ब्लीडिंग आउट हो सकती है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है अगर वो स्ट्रेट एजेस लेजर से करेगा। सो दैट्स वाई हम उसको ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। Next question है, client has had a cardiac catheterization. The left femoral dressing has a moderate amount of bloody drainage and the client has spear pain in that area. The nurse first do important question है कि अगर किसी की अभी कार्डियक कैथराइजेशन हुई है, उसका लेफ्ट फिमोरल ड्रेसिंग हुई है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रेसिंग के जगह पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज है, तो क्लाइंट को स्वीयर पेन भी हो रही है उसके एरिया पे, तो नर्स क्या करेगी? असेस द एयरवे करेगी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अप्लाई प्रेशर ऑन द साइट, असेस द पल्स इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिटी। सो क्या करना होता है, उस एरिया पे साइट पे प्रेशर डालना होता है। क्यों होती है उसमें? एक तो देखो,
आर्टरी में कोई चीज़ जा रही है कार्डियक कैथराइजेशन की, पेन तो उसको होगी ही होगी, और आर्टरी रप्चर की गई है कैथराइजेशन के लिए तो ब्लडी ड्रेनेज तो मॉडरेट अमाउंट में देखने को मिलता ही है। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी को कार्डियक कैथराइजेशन होती है उसकी आर्टरी से जहाँ पे उसको पंचर किया गया है उस पर अप्लाई करना होता है उसी टाइम प्रेशर, ताकि जो ब्लीडिंग है वो जो उसकी मॉडरेट है वो बिल्कुल ही कम हो जाए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग नर्स विल डू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत कुछ किया है आज तो हमने, काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे किए हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए। मेरे रेगुलर वॉचर्स और जो नए आए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको सब कुछ ऐसे ही MCQs बाय करने हैं, ऐसे ही MCQs आपको उन PDFs में मिलेंगे जिसमें आपको आंसर विद रैशनल भी मिलेंगे जैसे कि BFHS में आते हैं। BFHS के प्रीवियस पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा BFHS के इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं हर एक टॉपिक से। आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं इसमें, और साथ ही में आपको एक और चीज़ मिल रही है ओनली 249 रुपीज़। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सब मिल रहा है। तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके, मेरे टेलीग्राम का लिंक लेके वहाँ से 249 रुपीज़ में आप ये सब बाय कर सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है टेलीग्राम का वहाँ पे पिन भी कर दूँगी। कोई क्वायरी भी हो आपको इसको रिलेटेड तो आप मेरे से वहाँ के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट। बाय।